जय हिंद दोस्तों। परिवर्तन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग पॉलिटी के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और पिछले क्लास से हम लोगों ने मौलिक अधिकार का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो लाइव क्लास आपका स्टार्ट हो गया है, जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए और फिर हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था मौलिक अधिकार के कॉन्सेप्ट को, इसका बेसिक बैकग्राउंड देखा था। मौलिक अधिकार क्या है, अधिकारों से मौलिक अधिकार किस तरह से निर्मित होता है, मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसका विकास कैसे हुआ, अमेरिकन संविधान में इसको क्यों डाला गया और फिर अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में इसको क्यों लाया गया। इन सारी बातों के विषय में हम लोग वर्णन कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे। मूल संविधान में हम लोगों ने देखा था 15 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान को लागू किया गया, उस समय कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन बाद में कुछ समस्याओं के कारण एक मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाना पड़ा और 6 मौलिक अधिकार हमारे पास शेष रह गए। तो एक मौलिक अधिकार हट गया जिसको संपत्ति का मौलिक अधिकार कहा जाता है और संपत्ति का मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट एफ में और अनुच्छेद 31 में वर्णित था। तो इस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 क में एक उपखंड जोड़ करके इसको एक सामान्य विधिक अधिकार के रूप में बना दिया गया। तो अगर वर्तमान समय में हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा कि हमारे पास इस समय कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं। इसमें पहला समानता का मौलिक अधिकार आता है, जो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक वर्णित है। उसके बाद स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार 19 से लेके 22 तक है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो 25 से लेके 28 तक है। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है जो 29 और 30 में है। और छठा अंतिम मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। तो इन्हीं मौलिक अधिकारों के विषय में हमको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मौलिक अधिकारों में क्या क्या है। तो हम लोगों ने जो आरंभ किया था मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकार, तो हम लोगों ने देखा था कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन है। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन है। और हमारा पहला मौलिक अधिकार आरंभ होता है अनुच्छेद 14 से, जो कि समानता का मौलिक अधिकार है। 14 से लेके 18 तक इसका वर्णन है। तो इसके पहले जो दो अनुच्छेद हमारे छूट रहे हैं, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 का वर्णन सबसे पहले हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 12 को समझेंगे और उसके बाद अनुच्छेद 13 को देखेंगे। अनुच्छेद 12 में और अनुच्छेद 13 में किन बातों का वर्णन किया गया है और उसके बाद फिर जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमारे पास हैं उनके बारे में वन बाय वन समझेंगे, क्योंकि सारे मौलिक अधिकार हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हमारे विद्यार्थी जीवन के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन के लिए भी उपयोगी है। हम जीवन के किसी भी स्टेज में हो, जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, किसान हो, नौकरी पेशा वाले हो, कोई भी हो, हमको अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा संविधान हमको क्या अधिकार दिया हुआ है। और अगर इसका ज्ञान हमारे पास होगा तो हमारे अधिकारों का हनन कोई नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये टॉपिक सभी लोगों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण बनता है। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 12 में और अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है। और उसके बाद मौलिक अधिकार आरंभ होगा अनुच्छेद 14 से, जो कि समानता का मौलिक अधिकार है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 12 को कि अनुच्छेद 12 में किन बातों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 12 को समझ लेते हैं। अनुच्छेद 12 में है क्या? आप जानते हैं कि संविधान में जो मौलिक अधिकार प्रदान किया गया वो मूल रूप से किसके विरुद्ध प्रदान किया गया है? जल्दी से बताइए आंसर। मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध प्रदान किया गया है?
पिछले लेक्चर में हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि राजतंत्र से जब लोकतंत्रात्मक प्रणाली का आरंभ होता है तो शासन सत्ता जनता के हाथों में निहित हो जाती है और जनता ही तय करती है कि हमारा शासक कौन होगा, जिससे शक्तियां जनता में ट्रांसफर हो जाती हैं और जनता अपने शासक को तय करती है। लेकिन जो शासक बन जाता है, कहीं वह अपने शासन काल के दौरान ही निरंकुशता पे न उतर आए, इसके लिए मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट लाया गया कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन जनता को जो अधिकार प्रदान किया गया है उसका हनन सरकार भी नहीं कर सकती। यानी मूल रूप से जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वो राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं, सरकार के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो मौलिक अधिकार संविधान के माध्यम से जनता को मिला है, उन मौलिक अधिकारों का हनन ना तो कोई व्यक्ति कर सकता है, ना स्वयं राज्य कर सकता है। तो मूल रूप से मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो राज्य के विरुद्ध किया गया कि राज्य हमारे मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती। तो प्रश्न ये बनता है कि राज्य हमारे मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती, तो आखिर ये राज्य है कौन, किसको हम राज्य मानेंगे? ये सारे मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं, तो राज्य के अंतर्गत आता कौन है? इसी के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 में। राज्य कौन है, इसका वर्णन करता है अनुच्छेद 12। यानी अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा। तो अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा बताई गई है अनुच्छेद 12 में। तो इसमें हमको देखना है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि मूल रूप से मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध ही प्रदान किए गए हैं। तो राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है यह अनुच्छेद 12 में वर्णित है। चलिए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 12 इस विषय में क्या कहता है। तो अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाएं और व्यक्ति आएंगे। कौन कौन आएंगे? तो इसमें सबसे पहले नाम आता है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका और साथ में संघ की विधायिका। इसके अलावा राज्यों की कार्यपालिका और साथ में राज्यों की विधायिका। राज्यों की विधायिका। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्वशासन के सदस्य और इसके अलावा प्रदत्त प्राधिकारी। इतने लोगों को शामिल किया गया है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत डिस्क्राइब किए गए राज्य के अंतर्गत। तो यहां पे यह बताया गया कि राज्य में कौन कौन आएगा जो संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। पहला कह रहा है संघ की कार्यपालिका। तो कार्यपालिका को आप समझ रहे होंगे, संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आता है? संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ये संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो इनके द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति कोई ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकते, कोई अध्यादेश ऐसा नहीं ला सकते जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। इसी तरह से प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल यानी जिसको हम व्यवहारिक भाषा में सरकार कहते हैं, तो सरकार भी कोई ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। तो ये तो बात हो गई संघ के कार्यपालिका की, यानी जो सरकार है, सरकार के द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
दूसरे नंबर पे आता है संघ की विधायिका, और संघ की विधायिका के अंतर्गत कौन आता है? तो इसमें हमारी संसद आती है, और संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी हुई है। तो हमारी जो संसद है, इसके द्वारा भी कोई ऐसी विधि नहीं बनाई जा सकती, कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता, कोई ऐसा अधिनियम नहीं बनाया जा सकता जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। तो संघ की कार्यपालिका और संघ की विधायिका, इनके द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, जो जनता को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार हैं। तो ये तो संघ की बात हो गई। इसके अलावा राज्य में और कौन आएगा? तो आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा राज्यों की कार्यपालिका। तो जैसे संघ की कार्यपालिका है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है, वैसे राज्यों की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल राज्य की कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो इनके द्वारा भी हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, ये भी राज्य के हिस्से होते हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ है राज्यों की विधायिका। तो राज्यों की विधायिका में क्या आएगा? तो राज्यों की विधायिका में विधानमंडल आता है, और विधानमंडल के अंतर्गत दो सदन हो सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा के सदस्यों को एमएलए कहा जाता है, और विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहा जाता है। तो राज्यों का जो विधायिका है, विधानमंडल है, यानी विधानसभा और विधान परिषद है, उसके द्वारा भी कोई ऐसी विधि नहीं बनाई जा सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यह भी किसका हिस्सा है? यह भी राज्य का हिस्सा है। तो संघ की कार्यपालिका या विधायिका हो, या राज्यों की कार्यपालिका या विधायिका हो, इनके द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये राज्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार विशुद्ध रूप से राज्यों के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें कुछ और लोग शामिल हैं, जैसे स्थानीय स्वशासन के सदस्य। तो स्थानीय स्वशासन अगर आप समझ रहे हो ठीक से, जिसको हम पंचायती राज व्यवस्था के रूप में भी देखते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था आप जानते हैं भारत में त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान होते हैं, पंचायत समिति में बीडीसी सदस्य और ब्लॉक प्रमुख होते हैं, और जिला पंचायत में जिला पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं। तो इनके द्वारा भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता, कोई ऐसी विधि नहीं बनाई जा सकती, कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता जिसके माध्यम से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो। तो ये भी राज्य के हिस्से के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अंतिम में कहा गया है कि प्रदत्त प्राधिकारी। ये प्रदत्त प्राधिकारी क्या है? तो ये जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं, ये प्रदत्त प्राधिकारी हैं, जो हमारे आईएएस के मेंबर्स हैं, जो सिविल सेवा में कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा भी कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता, कोई प्रस्ताव पास नहीं किया जा सकता, कोई नियमावली नहीं बनाई जा सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। तो ये सारे लोग किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सारे लोग आते हैं राज्य के अंतर्गत, और इनके द्वारा मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कानून पास नहीं किया जा सकता, कोई भी आदेश नहीं दिया जा सकता, कोई नियमावली नहीं बनाई जा सकती। तो कोई रूल्स, कोई बाई लॉज, कोई रेगुलेशंस, इनके द्वारा ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। अगर ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और कोर्ट में इनके खिलाफ केस चलेगा। तो ये हो गया है आपका अनुच्छेद 12, जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया, जिसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं, और राज्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा उसको परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 में। तो बात क्लियर हो गई होगी कि अनुच्छेद 12 में किन बातों का वर्णन किया गया है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलेंगे अनुच्छेद 13 पे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अनुच्छेद 13 पे चलते हैं। अनुच्छेद 13 क्या कहता है भाई? तो इसी का अगला स्टेप है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। अब प्रश्न बनता है कि अगर राज्य ने उल्लंघन कर दिया तो क्या होगा? तो अगर राज्य ने उल्लंघन कर दिया तो उसका इलाज है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? वो कहता है कि राज्य के द्वारा अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाएगा
तो अनुच्छेद 13 उन विधियों पर, उन नियमों पर रोक लगा देगी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। यानी राज्य के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, कोई आदेश, कोई अध्यादेश, कुछ भी है, अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो हमारे उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार है अनुच्छेद 13 के आधार पे कि ऐसे कानूनों को शून्य घोषित कर दे, ऐसे कानूनों को निरस्त कर दे। इसी का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 13 में। तो चलिए अनुच्छेद 13 को हम लोग समझते हैं वन बाय वन। अब हम लोग आ जाते हैं अनुच्छेद 13 पर। अनुच्छेद 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो ध्यान पूर्वक अगर आप समझेंगे तो ये अनुच्छेद आपको ठीक से समझ में आ पाएगा। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 13 क्या कहता है। अनुच्छेद 13 का जो टाइटल बनता है इसको कहा जाता है मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां। क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां। मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां क्या कहता है ये अनुच्छेद? इस अनुच्छेद में वही बताया गया है कि कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, जो राज्य के द्वारा बनाई गई कोई भी विधि है, कोई भी कानून है, कोई एक्ट है, अगर वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो वो विधि, वो कानून, वो एक्ट चलेगा नहीं, उस पर रोक लगा दिया जाएगा। तो रोक कैसे लगेगा, क्या प्रक्रिया होगी, उसी का वर्णन अनुच्छेद 13 में किया गया है। तो अनुच्छेद 13 में मूल रूप से 3 खंड हैं, लेकिन चौथा खंड बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी के शासनकाल में जोड़ा गया था। तो प्रारंभ में 3 खंडों को देखते हैं, क्या क्या बातें की गई हैं, और फिर इंदिरा गांधी ने इसमें क्या नया जोड़ दिया उसको देख लेते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। तो इसमें देखिए अनुच्छेद 13 का जो पहला खंड है, अनुच्छेद 13 का जो पहला खंड है वो क्या कहता है, उसको पहले हम लोग समझेंगे। इसको कहा जाता है संविधान पूर्व विधियां। इसको बोला जाता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इन फोर्स। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इन फोर्स इसको कहा जाता है। इसका जो दूसरा हिस्सा है इसको कहते हैं संविधान पश्चात विधियां, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। इंग्लिश लिखने का एक मकसद है, अभी आगे आपको क्लियर होगा। ये इंग्लिश वर्ड मैंने कुछ कारणवश लिखा है, तो उसका अभी यूज आगे आप देखेंगे कि क्या कह रहा है। पहले एक एक करके इसको हम समझ लेते हैं। तो ऊपर आपने देखा इसमें कहा गया मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां, यानी कोई भी कानून, कोई भी विधि अगर मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो वह विधि देश में चलेगी नहीं, क्योंकि सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई भी कानून हमारे देश में नहीं चल पाएगा। कोई भी ऐसा कानून है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो वो कानून निरस्त हो जाएगा। इसी के विषय में आरंभिक 2 खंडों के बारे में चर्चा की गई है। पहले एक एक खंड के बारे में समझ लेते हैं। पहला देखिए क्या कह रहा है, संविधान पूर्व विधियां। देखिए आप जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। उसके बाद संविधान के अनुसार देश चलने लगा। लेकिन भारत में
सैकड़ों ऐसे कानून हैं, सैकड़ों ऐसे कानून हैं जो आजादी के पहले के हैं, अंग्रेजों के समय के हैं और आज भी चल रहा है। बिल्कुल जो मैं कह रहा हूं वो ठीक सुन रहे हैं आप लोग। अंग्रेजों के समय के सैकड़ों कानून आज भी चल रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमारी आईपीसी, सीआरपीसी जो अभी हाल ही में पिछले महीने में चेंज किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता है, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, वो 1860 में बना था और 2024 तक ये चला है। आईपीसी जो हमारी है, आईपीसी ये 1860 का बना था और 2024 तक ये चला। अभी पिछले महीने में इसको चेंज किया गया है और भारतीय दंड संहिता के स्थान पे भारतीय न्याय संहिता आ गया, बीएनएस। यहां आईपीसी के जगह पे बीएनएस आ गया है 2024 वाला। तो आप बताइए ये आईपीसी अंग्रेजों के समय का था कि नहीं था और अभी तक चल रहा था? तो सैकड़ों ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों के समय के थे और आज भी चल रहे हैं। तो उसी के विषय में यहां वर्णन किया गया है। क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि कोई भी कानून जो संविधान लागू होने के पहले के हैं, यानी 26 जनवरी 1950 के पहले के हैं, उनके बारे में वर्णन किया गया और आज भी चल रहे हैं ऐसे कानून। तो यहां कह रहा है कि कोई भी कानून जो संविधान लागू होने के पहले के हैं और वो देश में चल रहे हैं, तो ऐसे कानून अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेंगे तो वह शून्य माने जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, संविधान पूर्व विधियां यानी संविधान लागू होने के पहले के कानून, वो जिस सीमा तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेंगे उस सीमा तक शून्य माने जाएंगे। यानी पूरा अधिनियम, पूरा कानून शून्य नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कोई एक्ट है, मान लीजिए कोई एक्ट है और 1950 के पहले का है और इस एक्ट में कुल 10 धाराएं हैं। इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 धाराएं हैं और ये कानून 1950 के पहले का है, 1950 के पहले का है। और इन 10 धाराओं में से 5 धाराएं ऐसी हैं जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं और 5 धाराएं ऐसी हैं जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रही हैं। तो पूरा एक्ट निरस्त नहीं होगा, केवल ये 5 धाराएं जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं यही निरस्त हो जाएगा और ये जो 5 धाराएं उल्लंघन नहीं कर रही हैं ये धाराएं चलेंगी। यही बात कहा गया है इस पहले खंड में। संविधान पूर्व विधियां, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इन फोर्स, यानी संविधान लागू होने के पहले के वे सारे कानून जो वर्तमान समय में चल रहे हैं वो उसी सीमा तक चलेंगे जिस सीमा तक ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे और जिस सीमा तक ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेंगे उस सीमा तक ये शून्य माने जाएंगे। तो इनमें से 5 धाराएं उल्लंघन कर रही थी तो शून्य हो गया। मौलिक अधिकारों ने क्या किया? इसको शून्य कर दिया। मौलिक अधिकारों ने इसको ढक लिया, ये 5 धाराओं को ढक लिया, ये चलने नहीं पाएगा। लेकिन जो 5 धाराएं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रही हैं ये चलेंगी। तो ये जो मौलिक अधिकारों ने इसको ढक लिया है, इसको ढक लिया है, इसी को कहा जाता है आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, यूपीएससी तक के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13। यानी हमारा मौलिक अधिकार उस अधिनियम के उतने हिस्सों को ढक लेगा जितने हिस्से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेंगे। तो ढक लेना, आच्छादित कर लेना, उस पे छाया अपनी डाल देना या ग्रहण कर लेना, यही है आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत।
तो अनुच्छेद 13 का संबंध किससे है? आच्छादन के सिद्धांत से है या ग्रहण के सिद्धांत से है? तो पहला खंड आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें कह रहा है संविधान पूर्व विधियां, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इन फोर्स, यानी कोई भी विधि जो 1950 के पहले की है वो केवल उसी सीमा तक चलेगी जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे। जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेंगे उस सीमा तक वो कानून शून्य माने जाएंगे, मौलिक अधिकार उनको ढक लेगा, उनका ग्रहण कर लेगा। तो इसी को ग्रहण का सिद्धांत या आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। तो बात क्लियर हो गई होगी। पहला खंड जिसमें कहा गया संविधान पूर्व विधियां, ये तो उस कानून की बात कर रहा है जो संविधान लागू होने के पहले की है। अब आ जाते हैं दूसरे वाले खंड पर, और दूसरे खंड की बात करें तो ये कह रहा है संविधान पश्चात विधियां, यानी 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हो गया तो संविधान लागू होने के बाद विधि बनाने का अधिकार किसको मिल गया? संघ सूची पर विधि संसद बनाएगी, राज्य सूची पर विधि राज्य विधानमंडल बनाएगी, समवर्ती सूची पर विधि दोनों बनाएंगे। तो केंद्र की विधायिका और राज्य की विधायिका, इनके द्वारा कानून बनाए जाएंगे। तो उन्हीं के बारे में वर्णन कर रहा है। क्या कह रहा है ये कह रहा है संविधान पश्चात विधियां यानी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज 26 जनवरी 1950 के बाद जो कानून भारत में बनेंगे तो वो ऐसे कानून बन ही नहीं सकते जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों। और अगर संसद ने या विधानमंडल ने ऐसा कोई कानून बना दिया जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि ऐसी विधि को शून्य घोषित कर दे। तो उच्चतम न्यायालय को यह पावर मिला हुआ है अनुच्छेद 13 के तहत कि अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो ऐसी विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो हमारी संसद या राज्य विधानमंडल कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। अगर ऐसा कोई कानून बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करेगा, जुडिशियल रिव्यू करेगा, न्यायिक पुनर्विलोकन करेगा और जांचेगा कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति है कि उस कानून को वो रद्द कर देगी, वो हमारे देश में चलने नहीं पाएगा। इसी आधार पर संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को चेक किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू का पावर, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। और इसी से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में संसद या विधानमंडल सर्वोच्च नहीं है कि वो कोई भी कानून बना देगी और वो देश में चलेगा ही चलेगा। संसद और विधानमंडल कोई भी कानून बनाएगी तो उसकी भी जांच की जाएगी वो कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं है, मौलिक अधिकारों के अनुरूप है या नहीं है। अगर वो अनुरूप नहीं पाया जाता है तो उसको रद्द घोषित किया जा सकता है। इसी आधार पर लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला लेकर के। एग्जाम्पल के रूप में अभी 2 मामले गए थे, आप लोगों को याद होगा। जम्मू कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया तो कहा गया कि यह असंवैधानिक तरीके से हटाया गया है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में फैसला दिया कि नहीं, ये फेयर तरीके से हटाया गया है, 370 को असंवैधानिक तरीके से नहीं हटाया गया। इसका जुडिशियल रिव्यू किया। इसके अलावा CAA 2019 आया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। कुछ लोग इस मामले को भी लेकर के चले गए सुप्रीम कोर्ट की ये संविधान के मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहा है, विधि के समक्ष समानता, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, तो इस कानून में मुसलमानों को क्यों छोड़ दिया गया। तो इसकी भी जांच किया सुप्रीम कोर्ट ने और जांच करने के बाद पाया कि नहीं, ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं कर रहा है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे मामले जाते रहते हैं और ऐसे ही मामले को संवैधानिक मामला कहा जाता है और सभी संवैधानिक मामलों की जांच हमारी उच्चतम न्यायालय इसी अनुच्छेद 13 के आधार पर करती है। तो यहाँ पर 2 खंड है, एक है संविधान पूर्व विधियां यानी संविधान लागू होने के पहले का कोई कानून है, अंग्रेजों का कानून है,
वो भी देश में केवल उसी सीमा तक चलेगा जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा। जहां से वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन स्टार्ट करेगा वहीं से वो शून्य हो जाएगा, उस पर ग्रहण लग जाएगा। इसी को ग्रहण का सिद्धांत या आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। और संविधान लागू होने के बाद संसद के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया ही नहीं जा सकता। और अगर संसद या विधानमंडल ने कोई ऐसा कानून बना दिया तो उच्चतम न्यायालय ऐसे कानून को शून्य घोषित कर देगा। तो ये है इसके दो खंड। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि कोई भी कानून हो, चाहे आजादी के पहले वाला हो या संविधान लागू होने के बाद वाला हो, वो चलेगा नहीं अगर मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके तीसरे खंड पे चलते हैं। इसका तीसरा खंड क्या कहता है भाई? तीसरा खंड इसके तीसरे खंड पे आ जाइए। इस तीसरे खंड में यह बताया गया है कि यहां पे जो विधियां शब्द प्रयोग किया गया है कि संविधान लागू होने के पूर्व की कोई विधि हो या संविधान लागू होने के बाद संसद के द्वारा बनाई गई कोई विधि हो, तो यहां विधि का मतलब क्या है? विधि का मतलब क्या है, इसी को परिभाषित किया गया है। यानी यहां पर विधि की परिभाषा दी गई है। ऊपर भी विधियां लिखी हुई हैं, नीचे भी विधियां लिखी हुई हैं, तो हम किसको विधि मानेंगे इसी का वर्णन किया गया है इसमें। तो इसमें तीसरा वाला जो है, इसमें विधि की परिभाषा दी गई है। विधि की परिभाषा या इसी को विस्तार कहा जाता है, विस्तार। विधि की परिभाषा या विधि का विस्तार बताया गया है तीसरे खंड में। तो विधि तो दोनों जगह है, पहले वाले खंड में भी है, दूसरे वाले खंड में भी है। लेकिन पहले वाले खंड में जो विधि शब्द का प्रयोग किया गया है, यहां जो विधि शब्द का प्रयोग किया गया है, इसके लिए यहां पर यूज किया गया है लॉज इन फोर्स। और यहां पे जो विधि शब्द का प्रयोग किया गया है, इसके लिए यहां पर यूज किया गया है लॉज। यानी दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहां संविधान पूर्व विधियों का मतलब कुछ और है और संविधान पश्चात विधियों का मतलब कुछ और है। इसीलिए ये इंग्लिश वर्जन हमने नोट किया था, इसकी जरूरत है आगे। तो यहां पर पहले वाले खंड में जो विधियां हैं उसका मतलब है लॉज इन फोर्स। तो लॉज इन फोर्स का मतलब क्या है? और यहां जो विधियां हैं इसका मतलब है लॉज। तो लॉज का मतलब क्या है, इसी को परिभाषित किया गया है इस तीसरे खंड में। तो क्या कहा गया इस तीसरे खंड में, चलिए एक एक करके समझते हैं। इसका खंड, इसको कै के अंतर्गत दर्शाया गया है। कै के अंतर्गत दर्शाया गया है जिसमें कहा गया लॉज इन फोर्स, लॉज इन फोर्स, ठीक। और इसका जो ख वाला खंड है, इसमें दर्शाया गया है लॉज को, लॉज को। तो इन दोनों में अंतर क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ऊपर वाला जो विधियां शब्द यूज किया गया है, इसके लिए लॉज इन फोर्स यूज किया गया है। इसके बारे में कहा गया है कि लॉज इन फोर्स का मतलब है कि अंग्रेजों के समय में यानी 1950 के पहले जो कानून बनाए गए थे उसको हम विधि तभी मानेंगे जब वो किसी विधान मंडल के द्वारा बनाया गया हो। कब मानेंगे विधि? जब वो किसी विधान मंडल के द्वारा बनाया गया हो। विधि कौन बनाएगा? विधानमंडल ही बनाएगा। तो यहां पर संविधान पूर्व विधियों में विधि उसी को माना जाएगा जो किसी विधानमंडल के द्वारा बना हो। विधान मंडल द्वारा निर्मित। अगर किसी विधायिका ने ऐसा कानून बनाया है तो उसको विधि माना जाएगा और उस पर अनुच्छेद 13 लागू होगा। लेकिन यहां लॉज सेकंड वाले का यानी ये दूसरा वाला संविधान पश्चात विधियां यानी संसद के द्वारा 1950 के बाद और राज्य विधानमंडलों के द्वारा 1950 के बाद जो विधियां बनाई जाएंगी उसको लॉज कहा गया। और इसके अंतर्गत क्या आएगा, इसमें कौन सी विधि को रखा जाएगा? तो इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि
कोई भी कानून जो संसद के द्वारा बना हो, जिसको हम लोग बोलते हैं अधिनियम, क्या कहा जाता है? अधिनियम। तो अधिनियम इसका हिस्सा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्ट। यहां विधि का मतलब अधिनियम है, या अध्यादेश। अध्यादेश जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस, कौन जारी करता है? केंद्र में राष्ट्रपति जारी करता है और राज्यों में राज्यपाल जारी करता है। ऑर्डिनेंस। इसके अलावा नियम, जिसको कहा जाता है रूल्स। रूल्स मंत्रालयों के द्वारा जारी किया जाता है। कोई भी अधिनियम जब बन जाता है तो अधिनियम को व्यवहारिक रूप देने के लिए मंत्रालय रूल्स बनाता है और उसी रूल्स के हिसाब से वो व्यवस्थाएं आगे बढ़ाई जाती हैं, अधिनियम को लागू किया जाता है। तो ये नियम हो गया। इसके अलावा उपनियम, जिसको हम लोग बोलते हैं बाई लॉज। बाई लॉज, उपनियम भी इसका हिस्सा है। इसके अलावा नियमावली। नियमावली जिसको बोलते हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन ये भी इसके अंतर्गत आएगा। इसके अलावा कुछ और चीजें दी गई हैं, जैसे कस्टम्स, परंपराएं जिसको कहा जाता है। परंपरागत नियम जिसको कहा जाता है, इसको बोलते हैं कस्टम्स। तो ये सारी चीजें इस लॉज के अंतर्गत आएंगे। तो पहला, संविधान पूर्व विधियों में लॉज इन फोर्स का मतलब है कि जो विधानमंडल के द्वारा निर्मित हो, और लॉज का मतलब है यानी संविधान पश्चात विधियां जो संसद या विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून है, इनमें ये सब आ जाएंगे। यानी इनमें से कोई भी चीज अगर संविधान लागू होने के बाद निर्मित हुआ है और वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो वो चलेगा नहीं। वो चलेगा नहीं, चाहे वो अधिनियम हो, एक्ट हो, चाहे अध्यादेश हो, ऑर्डिनेंस हो, चाहे नियम हो, रूल्स हो, उपनियम हो, बाई लॉज हो, नियमावली हो, रेगुलेशंस हो, परंपरागत नियम हो, कस्टम्स हो। कोई भी ऐसा नियम कानून संविधान लागू होने के बाद अगर बन रहा है जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो वो भारत में चलेगा नहीं। ये व्याख्या की गई है विधियों की इस तीसरे खंड के दो उपखंडों में, क और ख में। ये तो बात यहां लिख दी गई और इसी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट अपना न्यायिक पुनर्विलोकन करता है, कानूनों की जांच करता है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से इसको समझाता हूं, जिससे आसान भाषा में आपको ठीक से यह समझ में आ सके। कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं जिसका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया विभिन्न मामलों में। एक मामला था, आप लोग अगर सुने हो, कि जब हमारा देश आजाद हुआ और संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय के भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आर्थिक समानता को लाने के लिए जमींदारी उन्मूलन का कार्यक्रम आरंभ किया। जमींदारी उन्मूलन शुरू किया यानी जमींदारों से जमीन छीनना शुरू कर दिया और भूमिहीन किसानों में बांटना शुरू कर दिया। तो उस समय संपत्ति का मौलिक अधिकार था, इसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। तो नेहरू सरकार ने कानून बनाकर जमींदारों से जमीन छीनना शुरू कर दिया। अब ये सारे जमींदार इकट्ठा हो गए और इन लोगों ने एक केस किया सुप्रीम कोर्ट में जाकर के और कहा कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, संपत्ति का मौलिक अधिकार है, इसलिए सरकार हमारी संपत्ति छीन नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के आधार पर जमींदारों का पक्ष लिया कि नेहरू सरकार ने जो कानून बनाया है वो एक्ट है और कोई भी एक्ट ऐसा बन ही नहीं सकता जिसके आधार पर किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। तो एक एक्ट बनाया था नेहरू जी ने, अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मौलिक अधिकार है और
वो कहता है कि किसी की संपत्ति निजी हित में नहीं छीन सकती सरकार, केवल सार्वजनिक हित में छीन सकती है। और सार्वजनिक हित में भी अगर छीनना है तो जो संपत्ति छीनी जा रही है उसके बदले में उसको क्षतिपूर्ति देनी होगी, कंपनसेशन देना होगा। तो बताइए ये कैसे संभव था कि नेहरू सरकार एक बार जमींदारों से जमीन खरीदे और फिर भूमिहीनों में फ्री में उसको बांटे? ये संभव ही नहीं था। तो नेहरू सरकार ने कानून बनाया और कानून बनाने के बाद जमींदारों से जमीन छीनना शुरू कर दिया। तो अनुच्छेद 31 के आधार पे ये जमींदार चले गए कोर्ट और कोर्ट में अपना पक्ष रखा कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। और अनुच्छेद 13 साफ साफ कहता है कि कोई भी अधिनियम जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा, कोई भी अधिनियम जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा वो अधिनियम चलने नहीं पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट से अपील किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम पर रोक लगा दिया। नेहरू जी ने जो अधिनियम बनाया था जिसके आधार पे जमींदारी उन्मूलन किया जा रहा था, उस अधिनियम पर रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट और जमींदारों के पक्ष में खड़ी हो गई कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता। अब नेहरू जी क्या करें? अब नेहरू जी ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो नेहरू जी ने संविधान का पहला संशोधन किया। 1951 में ही संविधान का पहला संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद अनुच्छेद 31 में एक खंड और जोड़ा दिया। एक खंड जोड़ दिया गया और लिख दिया गया कि अगर भूमि सुधार के संबंध में किसी की संपत्ति छीनी जा रही है तो वह अनुच्छेद 31 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी भूमि सुधार के संबंध में अगर संपत्ति छीनी गई तो अनुच्छेद 31 का उल्लंघन ही नहीं माना जाएगा, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ही नहीं माना जाएगा। और साथ ही साथ नेहरू जी ने संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़वा दिया इसी संशोधन में और लिखा दिया कि अगर कोई भी अधिनियम पारित किया जाता है संसद के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा, और उस अधिनियम को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट का यहीं खत्म हो जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट 9वीं अनुसूची में वर्णित अधिनियम पे व्याख्या नहीं कर सकती, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, जांच ही नहीं कर सकती। तो 9वीं अनुसूची भी जोड़ दिया गया पहले संविधान संशोधन 1951 में। और ये करने के बाद फिर से कानून बनाया नेहरू जी ने और फिर जमींदारों से जमीन छीनना शुरू किया और भूमिहीन किसानों में बांटना शुरू कर दिया। अब जमींदार फिर परेशान कि हमारी संपत्ति तो सरकार ले ले रही है। फिर सारे लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ये लोग और कहा कि हमारी संपत्ति फिर से छीनी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ खड़े कर लिए और कहा कि अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि संविधान में संशोधन हो चुका है और भूमि सुधार के नाम पे अगर कोई संपत्ति छीनी जा रही है तो संपत्ति के मौलिक अधिकार का वो उल्लंघन ही नहीं माना जाएगा। ये मौलिक अधिकार में ही लिखा जा चुका है पहले संविधान संशोधन में। तो अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अब क्या करें ये जमींदार वर्ग बेचारे? लेकिन कोई भी अपनी संपत्ति इतनी आसानी से तो छोड़ेगा नहीं। तो सारे जमींदार इकट्ठा हो गए और देश के सारे विद्वानों को इकट्ठा किया, सारे वकीलों को इकट्ठा किया गया कि सारे लोग संविधान का अध्ययन करिए और कोई तो रास्ता बताइए जिससे हमारी संपत्ति बच जाए। तो सारे लोगों ने अध्ययन किया, सारे विद्वानों ने, और अध्ययन करने के बाद एक रास्ता निकाला। वकीलों ने कहा जमींदारों से कि एक रास्ता है जिसके आधार पे हम आपकी संपत्ति बचा सकते हैं और वो रास्ता ये है कि अगर हम किसी तरह से ये साबित कर दें कि पहला जो संविधान संशोधन हुआ है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो आया है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 जो नेहरू जी ने करवाया है, अगर हम कोर्ट में यह साबित कर दें कि पहला संविधान संशोधन ही असंवैधानिक है, तो अगर पहला संविधान संशोधन असंवैधानिक घोषित हो जाए तो पुराना वाला कंडीशन फिर से लागू हो जाएगा। यानी सरकार संपत्ति नहीं छीन सकती और अनुच्छेद 31 में जो संशोधन किया गया था, नया खंड जोड़ा गया था, वो भी असंवैधानिक हो जाएगा। तो पुरानी वाली व्यवस्था फिर से लागू हो जाएगी। तो इसी मामले को लेकर के अब सारे लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद जमींदारों के पक्षकारों ने अपना पक्ष रखा कि ये जो पहला संविधान संशोधन किया गया है, ये पहला संविधान संशोधन भी तो एक संशोधन अधिनियम ही है।
पहला संविधान संशोधन भी एक संशोधन अधिनियम है और अनुच्छेद 13 का जो दूसरा खंड है संविधान पश्चात विधियां, इसमें विधियों की जो परिभाषा दी गई है, लॉज की जो परिभाषा दी गई है, वो अधिनियम की बात करता है। ये कहता है कि कोई भी अधिनियम जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, वो जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वो नहीं चलने पाएगा। तो पहला संविधान संशोधन भी तो एक अधिनियम ही है और ये संशोधन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। इसलिए इस पहले संविधान संशोधन को ही रद्द किया जाए, ये असंवैधानिक है। क्योंकि अनुच्छेद 13 साफ साफ कहता है लॉ का मतलब यहां अधिनियम है और पहला संशोधन भी एक अधिनियम है, इसलिए इसको खारिज किया जाए। पहला संशोधन असंवैधानिक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को तलब किया तो सरकार ने अपना पक्ष रखना शुरू किया। सरकार ने कहा कि बिल्कुल पहला संविधान संशोधन भी एक संशोधन अधिनियम ही है, लेकिन इस पर यह लॉज का रूल फॉलो नहीं होता, क्योंकि जो साधारण अधिनियम होता है उससे बिल्कुल अलग होता है संविधान संशोधन अधिनियम। साधारण अधिनियम साधारण बहुमत से पास कराकर संसद में बनाया जाता है, जबकि संविधान संशोधन जब करना होता है तो उसकी एक विशेष पद्धति है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना पड़ता है और उसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इसीलिए संविधान संशोधन अधिनियम को साधारण अधिनियम के साथ तुलना ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पक्ष को स्वीकार कर लिया और इस पक्ष को स्वीकार करने के बाद जमींदारों के पक्ष को खारिज कर दिया और इस तरह से जमींदारी उन्मूलन का जो प्रोसेस था वो सरकार आगे बढ़ाने में कामयाब हो गई। तो एक कंडीशन तो ये है, इसका प्रयोग किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया जमींदारी उन्मूलन में। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरे एग्जाम्पल में क्या हुआ था। एक मामला आया था 1951 में। दक्षिण भारत में एक परिवार था, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नरासू अप्पा माली। नरासू अप्पा माली। तो उस समय जो बंबई राज्य हुआ करता था, आज का महाराष्ट्र और गुजरात, पहले बंबई हुआ करता था। तो बंबई के ये व्यक्ति थे नरासू अप्पा माली। बंबई की सरकार ने एक कानून बनाया था, प्रिवेंशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, और इस अधिनियम के माध्यम से हिंदुओं में द्वि विवाह की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, यानी कोई भी हिंदू दूसरा विवाह नहीं कर सकता। प्रिवेंशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1946 पास किया था। देश आजाद हुआ, संविधान लागू हो गया। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नरासू अप्पा माली। वो हिंदू थे, लिंगायत समुदाय के सदस्य थे। उन्होंने विवाह किया हिंदू लड़की से और विवाह करने के बाद कुछ दिन रहे उसके साथ, लेकिन उनको लगा कि नहीं, इसके साथ रहना ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, दूसरा विवाह करने की योजना बनाने लगे। लेकिन ये कानून था 1946 वाला, प्रिवेंशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, की कोई भी हिंदू पुरुष दूसरा विवाह नहीं कर सकता। तो इन्होंने क्या किया, दूसरा विवाह करने के लिए अपना धर्म बदल लिया। ये हिंदू से इस्लाम को ज्वाइन कर लिए, मुसलमान बन गए और मुस्लिम बनने के बाद इन्होंने दूसरा विवाह कर लिया, क्योंकि मुसलमानों में दूसरा कानून चलता है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 साफ साफ कहता है कि कोई भी मुस्लिम अधिकतम 4 विवाह कर सकता है। तो हिंदुओं में केवल एक विवाह संभव है, लेकिन मुसलमानों में 4 विवाह हो सकता है। तो इन्होंने अपना दूसरा विवाह करने के लिए अपना धर्म बदल लिया और धर्म बदलने के बाद इन्होंने एक मुस्लिम लड़की से विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद कुछ दिन तक उसके साथ भी रहे, लेकिन बाद में इनको लगा नहीं, पहली वाली ज्यादा अच्छी थी। तो इन्होंने क्या किया, फिर से अपना धर्म बदल लिया और धर्म बदलने के बाद जो पहली पत्नी इनकी थी उसके साथ रहना शुरू कर दिए। और जब ये हुआ तो उस मुस्लिम महिला ने इनके ऊपर केस कर दिया। मामला चला गया बंबई हाई कोर्ट में, और बंबई हाई कोर्ट में जब इनको गिरफ्तार करके ले जाया गया तो इन्होंने अपना पक्ष रखा। जब कोर्ट ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और हमारे धर्म में
एक प्रथा होती है जिसको बोलते हैं पिंडदान, और पिंडदान कोई पुत्र ही कर सकता है। अगर पुत्र नहीं है तो पिंडदान नहीं हो सकता। और पहली पत्नी से हमको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसीलिए हमने दूसरा विवाह कर लिया धर्म परिवर्तन करके। तो हमारे लिए ये जरूरी था, ये हमारा धार्मिक अधिकार है। दूसरा आधार बताया उन्होंने, कहा कि अगर हिंदू दो विवाह नहीं कर सकता तो मुसलमान चार विवाह कैसे कर सकता है? ये तो अनुच्छेद 14 और 15 का सीधा सीधा उल्लंघन है। प्रिवेंशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1946 बंबई का, वो कहता कि कोई भी हिंदू दूसरा विवाह नहीं कर सकता। तो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में कैसे अधिकार मिला हुआ है मुस्लिम समाज को कि वो चार विवाह कर सकते हैं? तो अगर ये कानून 1946 वाला गलत है तो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट भी गलत है, वो भी खारिज होना चाहिए। अब मामला बन गया संवैधानिक। तो फिर दो जजों की बेंच बनाई गई और इस बेंच में विचार विमर्श चला, और इन्होंने आधार इसी को बनाया, इसी को आधार बनाया, तीसरे वाले खंड को। इन्होंने कहा कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट को खारिज किया जाए। एक ही देश में अलग अलग धर्मों के लिए कानून अलग अलग क्यों है? हिंदू अगर दो विवाह नहीं कर सकता तो मुसलमान चार विवाह कैसे कर सकता है? अगर वो कर सकता है तो हमको अधिकार क्यों नहीं? मामला संवैधानिक हो गया और दो जजों की बेंच बैठी, और इस बेंच ने जो फैसला सुनाया उसी के बारे में हमको समझना है। क्या कहा इन्होंने? जिस कानून का उल्लंघन किया था वो कानून कौन सा था? 1946 का कानून था। 1946 का कानून था कि कोई भी हिंदू दो विवाह नहीं कर सकता। और जिस कानून का इन्होंने विरोध किया शरीयत एप्लीकेशन एक्ट का, वो 1937 का है। 1937 का है, जिसको खारिज करने की मांग किया नरासू अप्पा माली ने कि इस कानून को खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। तो इस पे जो मामला चला उसमें कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये कानून 1937 का है, यानी इस पे लागू होगा ये पहला खंड। पहला खंड क्या कहता है? संविधान पूर्व विधियां। इस पे लागू होगा संविधान पूर्व विधियां, जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तो यहां पे विधियों का मतलब लॉज इन फोर्स है, और लॉज इन फोर्स का मतलब है विधानमंडल के द्वारा निर्मित कोई भी कानून। तो यहां कोर्ट ने कहा, दो जज थे इसमें, एक गटकर करके जज थे जो आगे सीजीआई बनते हैं, और एक एमसी छांगला थे, मुस्लिम समुदाय के जज थे। तो यहां पर कहा गया कि ये जो 1937 वाला कानून है ये लॉज इन फोर्स के अंतर्गत आता ही नहीं है, क्योंकि ये एक कस्टमरी लॉ है। ये धर्म के आधार पे, परंपरा के आधार पर मुसलमानों का अपना पर्सनल लॉ है, और पर्सनल लॉ को कस्टमरी लॉ कहा जाता है, यानी परंपरागत इनका नियम है, अपने धर्म के हिसाब से इनका नियम बना हुआ है। और इस परंपरागत जो नियम है ये खंड ख के अंतर्गत आता है, यानी संविधान पश्चात विधियों के अंतर्गत आता है। अगर ये कानून 1950 के बाद का होता तो इस पे रोक लगाई जाती, लेकिन शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1950 के पहले का है और कस्टमरी लॉ है, और कस्टमरी लॉ संविधान पूर्व विधियों के अंतर्गत नहीं आता। इसीलिए इस कानून पर हम रोक नहीं लगा सकते, ये कानून फेयर है। और इस तरह से एक ऐसा फैसला आया जो आगे बहुत बड़े विवाद का जड़ बन गया। आज भी इस चीज का विरोध होता है, खासकर हिंदू समुदाय के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को कि चार विवाह क्यों वैलिड है, लेकिन उनका विरोध नहीं होता। हिंदू पुरुष इसका विरोध करते हैं कि मुसलमानों को चार विवाह का अधिकार है तो हमको एक ही क्यों? इस तरह की बातें चल रही हैं। आजकल यूसीसी का मामला आप लोग सुने होंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। उसमें भी ये मांग हो रही है कि जब समान नागरिक संहिता लागू होगा तो सारे कानून रद्द हो जाएंगे और एक ही तरह का कानून सब पे लागू होगा। विवाह का कानून, तलाक का कानून, गुजारा भत्ता का कानून, सारा कानून सबके लिए एक जैसा हो जाएगा। लेकिन अभी तक यूसीसी लागू नहीं हो पाया है और सरकारें इस पे काम कर रही हैं। देखिए आगे क्या होता है। तो एक मामला ये आया, इसमें इस तरह से इसकी व्याख्या की गई और इससे एक बात स्पष्ट कर दिया गया कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट संविधान विरुद्ध नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में
2018 में एक मामला आया था, अगर आप लोगों को जानकारी में होगा, सबरीमाला का केस था, जिसमें मंदिरों में हिंदू महिलाओं के प्रवेश से संबंधित एक मामला था। उसमें निर्णय देते समय उस समय के जो जज थे, आज के सीजेआई हैं वो चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने एक अलग से अपना वर्डिक्ट दिया था और उसमें कहा था कि नरासू अप्पा के मामले में जो व्याख्या की गई थी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट की, वो व्याख्या गलत था और उसको नए तरीके से व्याख्या करने की आवश्यकता है। अगर इस व्याख्या को हम सही मान लें तो देश में रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि रूल ऑफ रिलीजन लागू हो जाएगा। तो अगर फेयर तरीके से पंथ निरपेक्ष राज्य बनाना है तो देश में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ना कि रूल ऑफ रिलीजन। तो आवश्यक है कि सभी धार्मिक नियमावलियों को संविधान के दायरे के भीतर लाया जाना चाहिए। संविधान से बाहर कोई भी धार्मिक कस्टम, कोई भी धार्मिक परंपरा नहीं होनी चाहिए। इसके व्याख्या करने की आवश्यकता है। ये 2018 में एक अलग से अपना वक्तव्य देते हुए डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पे अपना वक्तव्य दिया था, लेकिन अभी तक इस मामले पे कोई सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि इस मामले पे सुनवाई तभी हो सकती है जब किसी मामले के साथ जोड़ करके इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाए। यह बंबई हाई कोर्ट का फैसला था, 1950-51 का फैसला है और ये अभी तक बरकरार है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पे। इस पे बहुत सारे लोगों का विरोध भी है कि ये एक्ट गलत है, ये नहीं होना चाहिए, संविधान के दायरे के भीतर होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 13 के आधार पे ही सभी प्रकार के कानूनों की व्याख्या की जाती है और कोई भी कानून अगर संविधान विरुद्ध है तो वह कानून नहीं चलेगा, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो वो कानून नहीं चलेगा। अगर संविधान पूर्व विधि है तो उसकी भी जांच होगी और वह उस सीमा तक शून्य हो जाएगा जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। और अगर संविधान पश्चात विधियां हैं, संसद या विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम है, अध्यादेश है, नियमावली है, उप नियम है या कोई परंपरागत नियम है, किसी भी तरह का कोई आदेश है, नियम है, तो वह देश में चलेगा नहीं, उसकी व्याख्या करेगी सुप्रीम कोर्ट। और अगर व्याख्या में वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध पाया गया तो उस पर रोक लगा देगी। तो बात क्लियर हो गई होगी कि अनुच्छेद 13 में क्या है। दो एग्जाम्पल हमने दिया, एक जमींदारी उन्मूलन का, उसकी व्याख्या की गई इसके आधार पे कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम तो है लेकिन एक साधारण अधिनियम से बिल्कुल अलग है। इसकी विशेष प्रक्रिया होती है, जो संविधान संशोधन किया जाता है विशेष बहुमत से पास कराया जाता है, इसलिए वो इस कैटेगरी में नहीं आता। और दूसरा नरासू अप्पा माली का मामला आया तो इसमें व्याख्या ही कुछ अलग तरह से कर दिया गया जो अभी तक चल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसमें विचार आरंभ हो गया, देखिए आगे क्या होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अनुच्छेद 13 में सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है मौलिक अधिकारों का रक्षा करने का। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। तो राज्य कोई भी ऐसी विधि अगर बनाती है या पहले से वो विधि बनी हुई है, संविधान पूर्व की विधियां हैं, या संसद कोई कानून बनाती है, विधि बनाती है, तो अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो वो विधि शून्य हो जाएगा। तो इसी अनुच्छेद के आधार पर संसद को, सॉरी, इसी अनुच्छेद के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। वो जांच कर सकता है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ है या नहीं है, यानी इसी के आधार पर हमारा सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है और बताता है कि ये विरुद्ध है या नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक मामला आया था, आप लोग सुने होंगे, कर्नाटक में हिजाब का मामला आया था। कुछ मुस्लिम लड़कियां विद्यालय में हिजाब पहन के जा रही थी, जबकि विद्यालय प्रशासन ने ड्रेस कोड लागू किया हुआ था। तो प्रशासन ने उनको रोक दिया, विद्यालय प्रशासन ने, कि आप हिजाब पहन के नहीं आ सकती, यहाँ ड्रेस कोड लागू है। तो ये लोग भी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, कहा कि अनुच्छेद 25 का उल्लंघन हो रहा है। ये हमारा मौलिक अधिकार है कि जिस धर्म को हम मानते हैं उस धर्म के परंपराओं के अनुसार हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना पहनावा धारण कर सकते हैं। तो मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में गया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने व्याख्या किया अनुच्छेद 13 के आधार पे और ये पाया कि हिजाब इस्लाम का प्रमुख अंग नहीं है, मूलभूत ढांचा नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, बाई चॉइस है, जो चाहे पहने जो चाहे ना पहने। तो हाई कोर्ट ने कहा जब ये इस्लाम का मुख्य अंग ही नहीं है तो अगर ड्रेस कोड लागू है तो ड्रेस कोड में ही सबको जाना पड़ेगा और सभी धर्म के लोगों को उसमें ड्रेस कोड में जाना पड़ेगा विद्यालय में। ये कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला था। लेकिन
सब लोग इससे संतुष्ट नहीं थे तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, दो जजों की बेंच बैठी। एक जज ने कहा कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और एक जज ने कहा कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। तो एक एक से फैसला आ गया, मामला फंस गया। तो अब 3 जजों की बेंच बनाई गई है इस मामले पर, लेकिन अभी तक कोई निर्णय आया नहीं है। आगे जैसे ही निर्णय इस विषय पर कुछ भी आएगा तो उसको आगे हम लोग समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या किया हिजाब के मामले में, उसका क्या निर्णय आया है, वो अनुच्छेद 25 का उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से अनुच्छेद 13 आपको क्लियर हो गया होगा। तो शुरुआत में दोनों अनुच्छेद, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, लेकिन मौलिक अधिकारों का वर्णन नहीं है इसमें। मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 14 से शुरू होता है, लेकिन अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जिसके विरुद्ध मौलिक अधिकार दिया गया है कि राज्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, ये अनुच्छेद 12 में वर्णित था। और अनुच्छेद 13 में कहा गया कि कोई भी कानून जो राज्य के द्वारा बनाया जाएगा वो मौलिक अधिकारों के अगर खिलाफ है तो हमारी न्यायपालिका उस कानून को शून्य घोषित कर देगी। तो उसी के विषय में ये सारा वर्णन है, कौन सा कानून किससे संबंधित है वो सारा वर्णन हम लोगों ने देख लिया। तो इसमें पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड, तो ये सारे विवाद जब आने लगे तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में संशोधन किया गया और इसका चौथा खंड भी जोड़ दिया गया। तो इसमें एक चौथा खंड भी है और चौथा खंड कहता है कि अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधनों पर लागू नहीं होता। यानी अनुच्छेद 13 पर 368 लागू नहीं होगा और 368 पर अनुच्छेद 13 लागू नहीं होगा। यानी अगर संविधान संशोधन करके कोई भी परिवर्तन किया जाता है, मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक ना? यानी अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन पर अनुच्छेद 13 लागू नहीं होगा। ये जोड़ दिया गया बाद में, जिससे ये हो कि अगर संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन लाया जाता है तो उस पर कोई केस ना बने। तो ये जोड़ा गया इंदिरा गांधी के शासनकाल में। तो 4 खंड हो गए, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरे खंड में विधि की व्याख्या की गई और चौथे खंड में संविधान संशोधन को इससे अलग कर दिया गया। तो यही था आपका अनुच्छेद 13 की व्याख्या। आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। एक दो बार इस वीडियो को रिपीट करके आप लोग देखिएगा, पूरा मामला ठीक से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसकी व्याख्या आपको किताबों में अगर पढ़ेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो हमको लगता है कि टाइम भी काफी हो गया है, ये लगभग 1 घंटे का क्लास हो गया, तो आप लोग भी थक गए होंगे इससे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले मौलिक अधिकार से, यानी समानता के मौलिक अधिकार से पढ़ना शुरू करेंगे। एक एक मौलिक अधिकार को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के क्लास को यहीं विराम देते हैं और हर बार की तरह एक ही अपील है कि जो लोग चैनल पे नए हैं इसको जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डालते रहें, अपनी राय डालते रहें। और इसी नोट के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।